बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हमारी इनकम टैक्स रिटर्न 2025 पे लेक्चर की जो सीरीज़ चल रही हैं उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर बिज़नेस पर्पज़ के लिए ये यूज़ होती है। जो इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल करते हैं जो बिज़नेसमैन की है, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए बिज़नेस की रिटर्न फाइल करते हुए। बाज़ात लोग जो अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, अभी नए कंसल्टेंट बन रहे हैं, नए वकला हैं, या जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं नई नई रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कॉमर्स वालों को तो ये चीज़ों को पता होगा लेकिन बाकियों को थोड़ा इनका पता नहीं होगा। तो ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने बिज़नेस पर्सन की रिटर्न फाइल करनी है तो ये चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए और इनका क्या इस्तेमाल है, कहाँ होनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 30 अकाउंटिंग बेसिक हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए। उसमें क्या है, सबसे पहले है रेवेन्यू। जब आप रिटर्न फाइल करना शुरू करते हैं तो उसमें ग्रॉस रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू का एक कॉलम आता है जिसमें आपने ये मेंशन करना होता है कि टोटल बिजनेस ने कितनी मनी रिसीव की, यानी कि कितनी सेल्स हुई, उसकी टोटल जो सेल्स होती हैं वो बेसिकली वो होता है कि उसने अपनी सर्विसेज बेची या उसने अपनी गुड्स बेची, तो उसमें उसको टोटल रेवेन्यू कितना आता है। तो अब जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, इसमें एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और एक अदर अकाउंट होता है। अदर अकाउंट में आपको पता है कि उधर टेक्निकल सर्विसेज, अदर सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज आ रही होती हैं। तो अब जो रेवेन्यू होगा ये दोनों को कंपाइल करके टोटल बनेगा, यानी कि ग्रॉस रेवेन्यू जो ट्रेडिंग का होगा प्लस सर्विसेज का होगा। तो फिर उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी एक्सपेंसेस निकालेंगे तो फिर उसका अगली चीज़ें बनेगी। तो उसके बाद प्रॉफिट आता है। तो वो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट है मनी लेफ्ट आफ्टर सबट्रैक्टिंग द एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू है, उसमें बाकी सारे एक्सपेंसेस आपने निकाल देने हैं। कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं? उसमें आपकी परचेजेज हो सकती हैं, उसमें आपकी लेबर हो सकती है, मटेरियल डायरेक्ट हो सकता है, और बहुत सारे इस तरह के एक्सपेंसेस हैं जो आगे आगे हम पढ़ेंगे। जो भी आपने एक्सपेंस किया है, किसी को भी इसके पैसे दिए हैं ये लेने के लिए, तो वो सारे एक्सपेंसेस उसमें से माइनस कर देंगे, बाकी आपका प्रॉफिट बच जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप करते हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो उसमें जो है वो कॉस्ट है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आप लगाते हैं, वो कास्ट होती है एक्सपेंसेस की। तो वो आपने दोनों साइडों पे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो उधर लगने हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होते हैं, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपने जाके उसके सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वाले पेज पे लिखना होता है। फिर इसमें एसेट्स होते हैं। आप देखते हैं कि जब आप बिजनेस की रिटर्न फाइल करते हैं तो सिस्टम आपको रिटर्न नहीं फाइल करने देता। वो कहता है जी पहले आप इसकी एसेट और इक्विटी लिखें क्या है बिजनेस की। तो वो फिर उधर आपको बैलेंस शीट एक बनी हुई है जिसमें आपको लिखना होता है कि टोटल एसेट्स कितने हैं आपके और टोटल इक्विटी कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है। तो एसेट्स वो होते हैं एनीथिंग बिजनेस ओन्स दैट हैव अ वैल्यू, कि हर वो चीज़ जिसकी कोई वैल्यू हो बिजनेस के पास वो उसका एसेट होता है। और फिर इसी तरह उसमें लाइबिलिटीज़ भी होती है उसी कॉलम में, कि इक्विटी होती है और साथ लाइबिलिटीज़ होती है। लाइबिलिटी होती है एनी मनी बिजनेस ओन्स टू अदर, जो दूसरे किसी को देने हैं आपने पैसे, जो आपका लोन है किसी को देना, तो वो आपका ये दो जगह आएगा, एक तो बिजनेस में आएगा इक्विटी में, और एक पर्सनल एक्सपेंसेस में भी सबसे जो नीचे वाला एसेट्स एंड लाइबिलिटी कॉलम में सबसे नीचे वाला है, उधर आपने ये लाइबिलिटीज़ मेंशन करनी होती है अपनी। इसी तरह इक्विटी है। इक्विटी होती है जो बिजनेस का ओनर होता है बेसिकली, जिसने स्टार्ट किया होता है बिजनेस, जो उसका टोटल कैपिटल होता है, टोटल उसका सरमाया होता है, उसको हम इक्विटी कहते हैं। ये एसेट में से लाइबिलिटी को जब माइनस करते हैं तो बाकी बचती है इक्विटी। तो इक्विटी आपने दो जगह पे मेंशन करनी होती है, एक तो आप इक्विटी एंड एसेट्स के कॉलम में जब बिजनेस कर रहे होते हैं, और दूसरा जब आप कॉलम फिल कर रहे होते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटी वाला, तो उसमें बिजनेस कैपिटल आ रहा होता है कि कितना है पर्सन का, तो उसमें आपने ये मेंशन करना होता है। अच्छा, फिर कैश फ्लो है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कंपनीज तो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती हैं। जब वो अपने फाइनेंस बनाती हैं और उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होती है। लेकिन जो इंडिविजुअल्स होते हैं
या एओपीज होती हैं, तो इनके लिए अब कैश फ्लो क्या है कि उनकी बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो अब कैश फ्लो का काम देती है, या उसको जब ऑडिट होता है तो उस कैश फ्लो को देखा जाता है कि क्या ये प्रॉपरली अपना जो जो इसके सिस्टम में कैश आ रहा है वो क्या है और जा रहा है वो क्या है। तो उसको आपने मैनेज करना है और उसकी रिकॉन्सिलेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि जब भी ऑडिट हो आप उसको रिकनसाइल करवा सकें अपने एसेट से। इसी तरह अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल ये एसेट्स का पार्ट होता है, ये एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स वाले पार्ट में आप अकाउंट रिसीवेबल अपने लिखते हैं जो बिजनेस के होते हैं। तो बिजनेस के जो मनी आपने कस्टमर्स को चीज़ें उधार दी हैं और उनसे जो पैसे लेने होते हैं वो अकाउंट्स रिसीवेबल है। ये आपके इसमें आएंगे एसेट एंड इक्विटी वाले कॉलम में, तो उसमें आपने वो मेंशन करने होते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जो फॉर बिजनेस पर्पज़ होती है। और अगर आपके कोई पर्सनल रिसीवेबल भी हो सकते हैं, बाजू का आपने किसी रिलेटिव्स को उधार दिया और किसी को डेट ऐसा दिया, तो वो आपने एसेट्स एंड लाइबिलिटी वाले कॉलम में एक जो पेज है उसमें एक कॉलम है जिसमें मेंशन है कि आपने अगर किसी को डेट दिया है तो वो भी उसमें मेंशन है। इसी तरह अकाउंट्स पेएबल होते हैं। अकाउंट पेएबल बेसिकली वो होते हैं आपने जब परचेजेज करते हैं तो परचेजेज के अगेंस्ट अभी पैसे आपने पे नहीं किए, तो उन परचेजेज के अगेंस्ट जो आपने पेमेंट करनी होती है उसको हम कहते हैं अकाउंट पेएबल, जो आपके सप्लायर्स को आपने करने होते हैं। तो ये भी जब आपका इक्विटी एंड एसेट्स वाला वो जो कैपिटल वाली बैलेंस शीट आप बनाते हैं तो उसमें अकाउंट्स पेएबल का कॉलम है तो वो भी आपने फिल करना होता है। और अगर आपने कोई पर्सनल पेएबल करने हैं तो वो लाइबिलिटी क्या है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी में सबसे एंड वाला है जैसे मैंने बताया। तो बैलेंस शीट वही है जो बिजनेस वाले, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपने बैलेंस शीट ना फिल की हो तो आपको मैसेज आता है जी पहले इक्विटी एंड जो एसेट्स एंड इक्विटी का कॉलम है उसको फिल करें। तो वो बेसिकली इस हवाले से बैलेंस शीट है। जो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, वो तो अपने फाइनेंशियल्स बनाती हैं तो उसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, और उसमें बैलेंस शीट में ये होता है कि टोटल आपके जो एसेट्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं आपकी इक्विटी प्लस लाइबिलिटी के, तो उसमें तो वो प्रॉपर बनती है। लेकिन इसमें जो बैलेंस शीट बनती है वो जो इक्विटी और कैपिटल का होता है उसी में वो बन रही होती है। और इनकम स्टेटमेंट जो होती है, इनकम स्टेटमेंट बेसिकली जो तो फाइनेंशियल्स बनते हैं कंपनीज़ के, उसमें भी प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बन रही होती है। लेकिन इसमें जो आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं उसमें, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्सपेंसेस जो निकाल रहे होते हैं जिसमें आपकी नेट इनकम निकल आती है और उस पर टैक्स निकलता है, तो वो आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है इस हवाले से जो आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। इसी तरह ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है व्हेन रेवेन्यू इक्वल्स टू द टोटल कॉस्ट विद नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपको उतना रेवेन्यू आ रहा है जितनी आपकी टोटल कॉस्ट है, मिसलन आपको अब प्रॉफिट नहीं आया इस बिजनेस में, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है कि अब ब्रेक इवन पे पहुंच गया है, अब आप इसको कैरी ऑन करेंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट की रेशो भी बढ़ेगी, क्योंकि शुरू में आपको पता है एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा एक्सपेंसेस होने की वजह से आपको ब्रेक इवन पे आना पड़ता है पहले, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे प्रॉफिट में जाते हैं। एक है ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसमें आप टोटल रेवेन्यू में डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, जैसे मैंने आपको किया जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपका पेज होता है जिसमें सिर्फ ग्रॉस रेवेन्यू आ रहा होता है और परचेजेज आ रही होती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा होता है, और उसमें आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो निकाल रहे होते हैं वो लगाए होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब रेवेन्यू में से निकलती है तो आपको जो प्रॉफिट आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये वो है जिसमें से अभी तक आपके ना तो सर्विसेज की इनकम डली है और ना ही आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इसमें डले हैं, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट जब आप अदर इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम भी उसमें डाल लेते हैं और उसमें से आप माइनस भी कर लेते हैं टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा, सारे जब माइनस करते हैं तो आपको नेट जो प्रॉफिट आता है जिस पे फिर आगे सिस्टम टैक्स कैलकुलेट करता है, ये नेट प्रॉफिट पे फिर टैक्स कैलकुलेट होता है, तो वो नेट प्रॉफिट है। इसी तरह से ऑपरेटिंग इनकम जो क्या है वो है प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम द कंपनीज नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़। जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी का अभी आजकल एक जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है
एफबीआर के एलिजिबल पर्सन जो होता है वो कौन है, जिसके पास लिक्विडिटी ऐसी हो कि वो उसके जो एसेट्स हैं वो इस तरह से हो कि वो विद इन 3 मंथ जो है वो कन्वर्टिबल टू कैश हो, जिसमें मैंने आपको बताया भी था उसको लिक्विड एसेट कहते हैं, जो विद इन 3 मंथ जो है कन्वर्टिबल टू कैश होते हैं। वो ऐसे एसेट्स होते हैं जिसमें आपके कैश भी हो सकता है, जिसमें बैंकिंग बैलेंस भी हो सकता है, और से शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं, और आपकी इन्वेंट्री भी जो कन्वर्टिबल टू कैश हो सकती है कि विद इन 3 मंथ आप उसको कर लें, उसको हम लिक्विड एसेट कहते हैं। तो वो होती है उसकी लिक्विडिटी क्या है। और इसी तरह वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल जो होता है वो बेसिकली होता है करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी अगर हम मैनेज करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हेल्थ जो उसकी होती है, इसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं हम लेते, क्योंकि जिससे आप वर्किंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में आपकी बिल्डिंग है या लैंड है, वो तो वो बिजनेस में अभी काम नहीं आ रही होती ना, तो उसको वर्किंग कैपिटल हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म एसेट्स में से शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी निकालते हैं। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल है। ये आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में ये भी इफेक्ट चेक करने के लिए किया जाता है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल तो इतना था तो आपने स्टॉक्स इतने शो कर दिए, या ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर आपका होता है जो आप ऐसा एसेट खरीदते हैं जो लॉन्ग टर्म चलने वाला होता है। मसलन आपने ज़मीन खरीदी, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, जो लॉन्ग टर्म चलने वाला एसेट है वो आपका कैपिटल एसेट्स होता है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आप प्रॉफिट एंड लॉस के लिए करते हैं, जिससे आपका बिजनेस रनिंग करने के लिए आप करते हैं, विद इन ईयर जो है वो कंज्यूम हो जाता है, उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसी तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरओआई चेक करते हैं जब भी आपने शेयर्स परचेज करने हैं या उसमें करने हैं कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी और उस पर रिटर्न कितना आया। मेजर ऑफ हाउ मच प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट, किसी भी इन्वेस्टमेंट जो आपने की थी उसमें आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो ये भी आपने बताना होता है कि टोटल आपके इतना इसमें कैपिटल लगा हुआ था तो इस पर ये प्रॉफिट आ रहा है। तो ये भी ऑडिट पॉइंट आ जाता होता है बाज़-औक़ात कि आपने इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारी शो की हुई है और लेकिन प्रॉफिट आप टैक्स बचाने के लिए प्रॉफिट कम शो कर रहे हैं। डिविडेंड होता है, जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड आपको पता है कि ये फिक्स एंड फाइनल एसेट्स में आ रहा होता है, तो उसमें 15% टैक्स कट के जो है ना वो शेयर होल्डर्स को मिल रहा होता है और आपने फाइनल एसेट में उसको लिखना होता है। अब तो सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करके लिख देता है और फिर अदर रेवेन्यू में आपने उसको शो करना होता है। बजट क्या होता है कि ये फाइनेंशियल प्लान होता है जो आपने एक्सपेक्टेड आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में निकालना होता है, जिसको हम बजटिंग कहते हैं। जो स्टूडेंट अकाउंट्स के हैं उन्होंने आईसीएम में सीए में पढ़ा हुआ है, और जो एमएस फाइनेंस के हैं उन्होंने भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि आप बजटिंग करते हैं अगले पीरियड के लिए। फ़र्ज़ किया कि मुझे क्या क्या चीज़ें, कितना मैं अगर एक्सपेंस करूँगा, क्या चीज़ लगाऊँगा तो मुझे कितना इसमें से रिटर्न आएगा, उस तरह है। इसी तरह फॉरकास्टिंग जो है ये भी प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द पास्ट डाटा, कि आपका जो एक पास्ट डाटा है उसकी बेस पे आप फॉरकास्ट करके फ्यूचर डाटा की तरफ जाते हैं कि फ्यूचर में क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, उसको फॉरकास्टिंग कहते हैं। तो अगली बात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई जिसके लिए मैं ये चीज़ें आपको समझाना चाह रहा था। अब आप जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हुए आप उसमें अगर मिस्टेक्स करेंगे तो जब ऑडिट खुलेगा, ऑडिट जब आएगा आपका, तो उसमें जितनी आपने मिस्टेक की होंगी, आज तो आपने चंद टके बचाए होंगे कि किसी से सस्ते में कोई 1000 में कर रहा है, 2000 में कर रहा है, 4000 में, 5000 में कर रहा है, सोशल मीडिया पे आता हुआ, और आप उसको दे के तो घर बैठे रिटर्न फाइल करवा लेते हैं। अच्छा, अब देखें टाइम तो हर किसी का कीमती है। वो 1000 रुपये में जो कर रहे हैं ये नहीं है कि उसे सारा ला आता है और हर चीज़ वो पढ़ के समझ के आपकी कर रहा है। उसने भी 2-4 एंट्रियाँ करनी है, लें जी ये आपकी रिटर्न फाइलर होगी, क्योंकि वो भी तो अपना टाइम कंज्यूम कर रहा है ना। तो उसने उसी तरह का, आपको वो कहते हैं जैसा मुँह है वैसी चपेट आएगी। तो इसलिए कोशिश करें आप किसी एक्सपर्ट से, ये सस्ते के चक्कर में आप ये ना करें कि सस्ते के चक्कर में आप 1000 रुपये में अब रिटर्न फाइल करवा ली है तो अब मैं जनाब ये है कि अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ। नहीं, वो जब ऑडिट आना है ना तो वो रिव्यू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड इंश्योर द एक्यूरेसी। तो जब आपका ऑडिट आना है और आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देखा जाना है और एक्यूरेसी को चेक किया जाना है, तो उसमें एंट्रीज ही नहीं होंगी।
भाई आप कह रहे होंगे कि मेरे पास एसेट है, आपके नाम पे बोल रहा है, उसने एसेट जहमत ही नहीं की होगी, जिसको आपने 1000 2000 5000 7000 पे रिटर्न फाइल करवाई है, तो उसने तो फिर वो जहमत नहीं ना करनी, आपके सारे एसेट डालेगा। लो जी, उसने नील नील करके तो आपके हाथ पकड़ाई है। अब वो एसेट आपका है नहीं, सिस्टम कह रहा है जी आपके पास एसेट है, आपके वेल स्टेटमेंट कह रही है एसेट है नहीं, तो वो क्यों करेगा भाई 1002 के लिए उसका वो अब आपकी खिदमत के लिए तो नहीं आया हुआ ना इसमें। तो इसलिए उसका भी कसूर मैं नहीं समझता कि कसूर है, कसूर आप लोगों का ही है जो सस्ते के चक्कर में आप गलत काम करवाते हैं। तो अब क्या होगा कि वो ऑडिट आ गया है, सिस्टम ने हर चीज़ उगल के रख दी जी, ये इसके पास है, आपकी रिटर्न में कुछ शो नहीं हुआ, तो फिर सारी चीज़ें जो हैं आपको पेनल्टीज़ भी देनी पड़ेंगी, आपकी इंसल्ट भी होगी, फिर आप इधर से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाएंगे, 10-10 हज़ार की टैंकियाँ ज़ाया करने के लिए चक्कर भी लगाएंगे 8-10, और वकील को भी हैवी फीस देंगे। तो फिर आपको एहसास होगा कि यार मैं किसी एक्सपर्ट से करवाता तो मुझे ये फ़ायदा होता, ये नुकसान ना होता। तो ये है चीज़ वो ऑडिट, और ऑडिट करने के बाद फिर असल में आपकी टैक्सेबल इनकम वो निकालते हैं कि जो आपने तो अपने तौर पे उसको शो ही नहीं की, परचेज छुपा ली, बैंक की कैश फ्लो आपने नहीं चेक किया, बैंक स्टेटमेंट नहीं चेक की, ये सारी चीज़ें जब चेक नहीं की और उसके बाद आपने रिटर्न में अपनी बस इनकम ऐसी शो कर दी कि कोई पैसा ना जमा करवाना पड़े। लेकिन जब ऑडिट होगा और उसके बाद आपकी जो टैक्सेबल इनकम निकलेगी, आफ्टर टैक्स जो है नेट प्रॉफिट निकलेगा, और नेट प्रॉफिट के बाद जो टैक्सेबल इनकम निकलेगी वो फिर आपको टोटल उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप एहतियात से अच्छे तरीके से शुरू में ही रिटर्न करवाएंगे तो आपको ये आखिरी दो चीज़ें हैं, इससे बचत हो जाएगी, और आप की पहले ही रिटर्न जो है एफबीआर का पूरा डाटा देख के आपकी हर चीज़ समझ के उसको सही पुट किया गया होगा, तो ना आपको ऑडिट का डर होगा और ना टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी। तो ये मकसद था आपको कि अच्छी रिटर्न फाइल करवाएं और प्रॉपर रिटर्न फाइल करवाएं, इंसल्ट से बचें, और चंद टके बचाने के लिए अपनी जो है इज़्ज़त को दाव पे ना लगाएं और अपने सरमाए को दाव पे ना लगाएं। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, और दूसरों को समझाने के लिए आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम फील हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।